खुश आमदीद। पिछली नशिस्त में हमने नुकात 151 से 200 तक का जायजा लिया था। जी बिल्कुल। आज हम बात करेंगे अगले हिस्से की, यानी नुकात 201 से 250 तक। सही। ये हिस्से खास तौर पर पीर शम्स की जिंदगी, उनकी तालीमात, सफ़र और कुछ काफ़ी हैरानकुन वाक़यात पर मरकूज हैं। तो क्या अहम मौज़ूआत हैं इन नुकात में? यकीनन। शुरुआत होती है पीर की पट्टन आमद से, नुक्ता 201। अच्छा। और फिर पीर सलाउद्दीन से पीर शम्स तक जो सिलसिला है उसका जिक्र है। सच्चाई और सितघर यानी मुर्शिद के सरमान की अहमियत पर जोर दिया गया है। ये है नुकात 202 से 204 तक। तो यहाँ से पीर शम्स की तबलीगी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज नजर आता है। जी बिल्कुल। नुक्ता 205 बताता है कि पीर शम्स तबरेज से निकले और फिर 24 मुख्तलिफ मकामात का सफर किया। 24 मकामात, काफी लंबा सफर है। ज़राए महाचिन में उनके कयाम के बारे में क्या कहते हैं? वो नुकात 206, 207। जी, महाचिन का जिक्र अहम है। वहाँ ज़राए के मुताबिक उनकी मुलाकात रानी सूरजा और शहजादा कमला से हुई। अच्छा। और उन्हें दीन हक की दावत दी। खास तौर पर यहाँ दसवंत की अहमियत पर बहुत जोर दिया गया है। दसवंत, इस पर क्या वजाहत है? नुक्ता 208 में कुछ है शायद? जी, नुक्ता 208 वाज़े करता है कि दसवंत ईमानदारी की कमाई से होना चाहिए। सही। तभी वो इमाम तक पहुंचता है। अगर कमाई पाक नहीं तो वो दसवंत कबूल नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। मतलब ये सिर्फ माली मामला नहीं बल्कि नीयत और कमाई की पाकीज़गी अहम है। बिल्कुल। ज़राए इसे फर्द और रूहानी सिलसिले के दरमियान एक ताल्लुक, एक नज़्मो ज़ब्त के तौर पर पेश करते हैं। सिर्फ खैरात नहीं है ये दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, वक्त और रवैये के बारे में भी कुछ तालीमात हैं, गालिबन 209 से 213 तक। जी हाँ, वक्त के इस्तेमाल पर वाज़े हिदायत है। नुकात 209 से 212 तक। क्या हिदायत है? दिन के 12 घंटे दुनियावी कामकाज के लिए, ठीक है, लेकिन रात का आखिरी पहर, जिसे खट घड़ी कहा गया है, वो खास इबादत के लिए वक्फ हो, और इसका मकसद निजात बताया गया है। यानी वक्त की बाकायदा तकसीम और इखलाकी उसूल। नुक्ता 213। जी, नुक्ता 213 में सतगुर यानी पीर शम्स की नसीहतें हैं। ग़ीबत ना करो, झूठ ना बोलो, जिद और झगड़े से बचो और बहुत अहम आजिज़ी इख्तियार करो। ये तो बुनियादी अखलाकियात हैं। बिल्कुल। और ज़राए बताते हैं कि ये रूहानी तौर पर सेहतमंद मुआशरे के लिए ज़रूरी समझे गए। और शहजादा कमला समेत कहा गया है कि 750 करोड़ मोमिनीन ने इन पर अमल किया। 750 करोड़? ये तादाद तो बहुत बड़ी लगती है। जी, ज़राए में ये तादाद ऐसे ही दर्ज है। शायद उसमें मुबालगा हो या इसका कोई अलामती मतलब हो। मुमकिन है। अच्छा, इन तालीमात के बाद पीर शम्स उच मुल्क गए। नुक्ता 215। जी, उच मुल्क पहुंचे। वहाँ ज़राए कहते हैं बहाउद्दीन ज़करिया की हुक्मरानी थी और लोग पीर को नहीं पहचानते थे। बिल्कुल। नुक्ता 216 यही बताता है। वहाँ शुरू में उन्हें कोई नहीं जानता था। तो आगे क्या हुआ? वहाँ जो हाकिम था यानी बहाउद्दीन, उसका बेटा पीर का साथी बन गया। नुक्ता 217। अच्छा, हाकिम का बेटा? जी, और उसके फौरन बाद वो मशहूर वाक़या आता है, कागज़ की कश्ती वाला। हाँ, वो क्या था? नुक्ता 218 से 221 तक है ना? जी, पीर शम्स समुंदर के किनारे गए, कोई कश्ती नहीं मिली तो उन्होंने मुबैना तौर पर कागज़ की एक कश्ती बनाई और उस पर सवार होकर चल दिए। कागज़ की कश्ती पर? ये तो मौजज़ा हुआ। इस पर बहाउद्दीन ज़करिया का क्या रद्द-ए-अमल था? ज़राए क्या कहते हैं? ज़राए नुक्ता 222 बताते हैं कि बहाउद्दीन ने अपने महल से ये सब देखा और उसे यूं समझें हसद महसूस हुआ या खतरा कि मेरे इलाके में ये कौन आ गया इतना ताकतवर। हसद? अच्छा, तो इस हसद का नतीजा क्या निकला? मतन नुक्ता 223 कहता है कि इसकी जो मनफी सोच थी, जो नज़र थी, उसका असर कश्ती पर हुआ, वो गीली होने लगी। ओह! पीर शम्स ने ये महसूस कर लिया। नुक्ता 224। और फिर जो हुआ वो बड़ा अजीब है। क्या हुआ? बहाउद्दीन के सर पर सींग निकल आए और वो खिड़की में फंस गया। नुकात 225, 226। सींग निकल आए और वो खिड़की में फंस गया? ये तो बिल्कुल ड्रामेटिक है। मतलब हसद की फौरी सजा? जी, बयानिया तो इसी तरफ इशारा करता है कि ये उसकी नीयत का बराह रास्त नतीजा था। तो अब वो फंसे हुए हैं खिड़की में, मामला हल कैसे हुआ? पीर शम्स तो वापस आ गए होंगे ना? बिल्कुल, पीर शम्स वापस आए। बहाउद्दीन इसी तरह खिड़की में फंसे हुए थे। लोगों से पूछने लगे कि ये कौन सा हद है। नुकात 227, 229। तो किसी ने बताया? उनके अपने बेटे ने तारुफ कराया। नुक्ता 230। और दूसरे लोगों ने भी तस्दीक की कि हाँ, उन्होंने उन्हें कागज़ की कश्ती में सफ़र करते देखा था। नुकात 231, 232।
تب بہاؤالدین کو سمجھ آئی کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ جی، اپنی حالت سمجھ کر اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ نام بتائے گئے ہیں شیخ اور صدور، بعد میں رکن کا بھی ذکر ہے، نکات 233، 239، 245۔ کس لیے بھیجا؟ پیر شمس کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور کہو کہ شاید میری ہی نظر لگی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو بیٹے گئے پیر کے پاس، ان کی ملاقات کیسی رہی؟ یہ نکات 40 سے 49 تک ہیں غالباً۔ جی، وہ بہت عاجزی سے پیش آئے، نکات 240، 241۔ پیر شمس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، نکتہ 242۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، شیخ، صدو اور رکن، نکات 243، 245، اور پھر والد کی طرف سے معافی مانگی، سارا قصہ سنایا۔ کہ کیسے انہوں نے کشتی دیکھی، حسد کیا، کشتی گیلی ہوئی اور پھر سینگ نکل آئے۔ جی بالکل، یہی تفصیل بتائی، نکات 246، 249۔ اس پر پیر شمس کا کیا جواب تھا؟ نکتہ 250۔ نکتہ 250 کے مطابق پیر شمس نے کہا کہ ہاں، وہ بہاؤالدین سے ناراض تھے کیونکہ اس نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ سینگ اسی کی سزا ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ سزا ان کی طرف سے تھی۔ جی، ذرائع میں یہ بات یہیں تک بیان ہوئی ہے۔ تو اگر ہم ان نکات 201 سے 250 کا خلاصہ کریں تو ایک طرف پیر شمس کی عملی تعلیمات ہیں، دسوند کا نظام، وقت کا استعمال، اخلاقی اصول، بالکل، ایمانداری، عبادت، اچھا اخلاق۔ اور دوسری طرف یہ اچ ملک والا واقعہ ہے جو روحانی طاقت، حسد کے نتائج اور ایک طرح سے معجزے کو دکھاتا ہے۔ بالکل درست کرا آپ نے، یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک طرف عملی زندگی کی رہنمائی ہے تو دوسری طرف روحانی اختیار اور نیت کے اثرات کا بیان ہے، اور یہ بھی کہ مشکل حالات میں بھی معافی اور مفاہمت کی کوشش کی گئی۔ صحیح۔ تو سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان تاریخی ذرائع میں یہ جو اخلاقی ہدایات اور معجزاتی واقعات کا امتزاج ہے، یہ آج کے دور میں ایمان، قیادت اور انسانی رویوں کی تفہیم کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس پہ غور کیجیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔